हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम में स्टडी पे स्वागत है। आज मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी का जो पहला जो चैप्टर है हम लोगों का, वो पढ़ना है हम लोगों को भारत में संवैधानिक विकास। इसका मतलब होता है जो हम लोग का भारतीय संविधान है, इसमें कैसे कैसे विकास हुआ है और इसमें क्या कैसे ये भारतीय संविधान हम लोग का बन के तैयार हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ, आप लोगों का 100 लाइक्स का एम रखता हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देते हो तो मैं इस वीडियो का सीक्वेंस लाऊंगा जो कि पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है और जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेखा कहा गया है। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यहाँ पे महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है, ये ब्रिटेन की महारानी है और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया है। तो एक्चुअल में भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी वो व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे राजा राजा जो है वो कुछ राजा कमज़ोर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया उस राज्य के ऊपर। और धीरे धीरे इनका इतना आधिपत्य बढ़ गया कि इन्होंने पूरे भारत में पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कुछ युद्ध के बारे में, जो कि 1757 का प्लासी का युद्ध है, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और 1764 का आप लोग को याद रखना है बक्सर का युद्ध। तो इन सभी युद्धों के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो इसके बाद इन दोनों युद्ध के बाद क्या हुआ कि 1757 का प्लासी का युद्ध आप लोग को याद रखना है, 1764 का बक्सर का युद्ध याद रखना है। तो इसमें अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए अनेक अधिनियम लाना पड़ा, या चार्टर हम लोग कह सकते हैं, उनका चार्टर का आवश्यकता महसूस हुआ। तो यहाँ पे एक आता है 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का जो संधि हुआ था वो मील का पत्थर साबित हुआ। और यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नर के अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य शामिल थे जिन्हें गवर्नर और उनकी परिषद की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो गवर्नर है, गवर्नर उसके अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य होते थे, उनको गवर्नर का परिषद कहा जाता था। आप लोग को याद रखना है, एक गवर्नर था और गवर्नर का जो परिषद है वो 24 सदस्यों का बना था। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, भी क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बताया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कार्य है वो सूरत से प्रारंभ किया गया था। तो सूरत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार स्थापित जो किया था, स्थापना वो सूरत से ही किया था और वहाँ से ही व्यापार करना स्टार्ट किया था। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो चुका था, जो कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्मित भारत का संविधान था। तो हम लोग का जो भारतीय संविधान है वो बन करके तैयार हो चुका था, लेकिन पूर्व में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा कई ऐसे अधिनियम या चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें हम लोग कह सकते हैं भारतीय संविधान का आधार माना जा सकता है या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है 1935 का जो अधिनियम है वहाँ से हम लोग के भारतीय संविधान में 200 प्लस जो आर्टिकल्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो उसमें चीज़ें हैं उसको ली गई हैं, अपनाई गई हैं 1935 से ही। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि जो ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम लाए गए थे वो भारतीय संविधान का एक कहीं ना कहीं आधार बन चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश संसद में जो पारित अधिनियम है उनको दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। और जो हम लोग का दो भाग है, पहला तो भाग है कंपनी का शासन, दूसरा है ताज का शासन। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक है और ताज का शासन 1858 से 1947 तक है। तो 1773 से 1858 तक ही क्यों है इसके बारे में आइए मैं बता देता हूँ। तो आप लोग को याद रखना है 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके संदर्भ में क्या हुआ था कि कंपनी अपना जो शासन है, कंपनी वो चलाने में सक्षम साबित मतलब नहीं हो पाया, जिसके तहत ताज का शासन लाना पड़ा। ताज मतलब कि जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने ही क्या किया कि भारत का जो जितना भी मतलब कि 1857 के बाद जितना भी अधिकार था वो कंपनी से लेकर के खुद अधिकार करने लगे, जो कि ताज का शासन कहलाने लगा। तो आते हैं हम लोग पहले तो 1726 का राजलेख हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें बताया गया है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर और उनकी जो परिषद थी
विधि बनाने की शक्ति इनको प्रदान कर दी गई थी। तो 1726 ईस्वी में ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी, इनके जो गवर्नर थे और उनकी जो परिषद यानी कि 24 सदस्य की जो परिषद थी, उनको विधि मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी 1726 के अनुसार। अब हम लोग आते हैं 1753 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी कि केंद्र में, भारत के केंद्र में प्रशासन की नींव रखने वाला जो पहला प्रयास था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे क्या किया गया, मद्रास बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बंगाल है, ये महाराष्ट्र है, और सॉरी मद्रास है, और ये हम लोग का बम्बई वाला एरिया है। तो इन दोनों पर क्या किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार कर दिया गया या अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही कर दिया गया। तो यहाँ पे 1773 में पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो आप लोग को याद रखना है ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है, लेकिन पहली बार उन्होंने लिखित संविधान लिखा, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और प्रस्तुत किया, लिखित संविधान प्रस्तुत किया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जो थे, वो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि आप लोग को याद रखना है बम्बई, मद्रास और बंगाल वाले एरिया है, वहाँ पे जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी टाइम इस पद का सृजन, मतलब इस पद, ये जो गवर्नर जनरल है वो 1773 में ही गवर्नर जनरल पद बना। तो ये याद रखना है। यहाँ पे बताया गया है शासन की समस्त सिविल एवं सैन्य शक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, और उनके जो 4 सदस्य थे, यानी कि गवर्नर के पास 24 सदस्य का परिषद था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है गवर्नर जनरल के पास 4 सदस्यीय परिषद थी। तो इनको सौंपा गया शासन की समस्त सिविल और सैनिक शक्तियाँ सौंपी गई गवर्नर और उनकी 4 सदस्यीय परिषद को। और बताया गया है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का जो पद है, मैंने पहले ही बताया था, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे 1773 में ही बताया गया है कि व्यापार के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। यहाँ पे जो व्यापार हुआ करते थे अब उनके लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। और नेक्स्ट हम लोग का जो भी टॉपिक है वो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यह जो अभिलेख न्यायालय था, यानी कि 1773 में केवल बताया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कलकत्ता नगर के नागरिकों तक ही सीमित था। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो कलकत्ता नगर के नागरिकों तक ही सीमित हो। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उस पर क्या क्या मतलब अधिकार उसको दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया सिविल, आपराधिक, सैन्य, नौसेना यहाँ पे लिखा हुआ है, और धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी सुप्रीम कोर्ट को। तो इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 1774 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कर दी गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है 1774 में भारत के कलकत्ता में कर दी गई थी, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो इनमें आप लोगों को नाम याद रखना है, आप लोगों को इजली मैं बता दे रहा हूँ। सर एलिजा एम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। और 3 और थे, उनका नाम है चैम्बर्स पहला है, सेकंड है लिमेस्टर और थर्ड है हाइड। तो ये 3 नाम आप लोग को याद रखना है, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और सबसे पहला आप लोग को याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना है। इसके बाद क्या किया गया कि 1773 में जो एक्ट लाया गया था उसमें कुछ गलतियाँ थीं, उनको सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में लाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। और कलकत्ता सरकार कलकत्ता सरकार थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कलकत्ता सरकार थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश हैं वहाँ पे विधि मतलब होता है कानून होता है, विधि का मतलब होता है कानून। तो यहाँ पे कानून बना सकती थी।
तो इतना आप लोग को याद रखना है, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन था, जो कि ये कलकत्ता सरकार में जो प्रावधान लाया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदेशों में विधि बनाने का, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ही लाया गया। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में जॉन पिट्स, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये एक्ट दिया गया था। उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम भी रखा गया है। ये एक्ट ऑफ यहाँ पे बताया गया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया हुआ था, उसी का विस्तृत रूप पिट्स इंडिया एक्ट था। तो यहाँ पे बताया गया यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश के जो ताज मतलब क्राउन मतलब होता था राजा, ब्रिटिश का जो राजा था उसका स्वामित्व का दावा जो है वैधानिक दस्तावेज इसी समय मतलब भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिग्रहण मतलब जो किया गया था कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे हस्तक्षेप जो हुआ है वो पहली बार ब्रिटिश ताज के द्वारा किया गया है यहाँ पे, और 1784 का इसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। और यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उनसे स्वीकृति लेना अब अनिवार्य हो जाएगा। यानी जितने भी युद्ध होते थे या संधि होते थे उनसे पहले कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उनसे स्वीकृति लेना अब मस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है। यहाँ पे जॉन पिट्स को लगा कि जो कंपनी है वो शासन और व्यापार दोनों चला रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, जो कि व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामला देखा करते थे, और इसमें 24 सदस्य होते थे। तो इनको क्या किया गया कि यहाँ पे देखा गया कि इनसे काम होने वाला नहीं है, तो एक अलग बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि राजनीतिक मामला देखता था। इसमें 6 सदस्य थे। तो 1784 में यही कार्य किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसे अलग किया गया है, राजनीतिक मामलों से अलग किया गया है, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया है। यहाँ पे गवर्नर जनरल तथा उनकी जो सदस्य संख्या है, तो गवर्नर जनरल थे और जो उनकी सदस्य थे वो 4 थे। यहाँ पे उनकी संख्या 3 कर दी गई है, यानी कि 1 को हटा दिया गया है और 3 ही कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जो कर्मचारी हुआ करते थे उनके ऊपर अब जो राजा महाराजा या कोई ऊंचे पदवी का जो व्यक्ति था वो क्या किया करता था, कर्मचारी को उपहार दे करके ललचा करके अपने अधीन मतलब कर लेता था, अपना काम निकलवाने के लिए उनको उपहार दे देता था। तो ये जो कंपनी थी ये एक निजी कंपनी थी, और इनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन आ सकता है। तो करप्शन को रोकने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारियों को उपहार लेने पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और यहाँ पे जो 1774 में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, तो यहाँ पे क्या होता था कि नियुक्त अंग्रेज अधिकारी हैं इनके ऊपर जो मुकदमा चलाने का जो स्थापना किया गया, जो शुरू किया गया है, वो इंग्लैंड में अब 1784 के द्वारा इंग्लैंड में उनके ऊपर एक कोर्ट बनाया गया, कोर्ट की स्थापना कर वहाँ पे मुकदमा इनके ऊपर चलाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो भारतीयों के लिए ही था। भारत में कोई अगर गलती होता था तो उनको सुधार के लिए, जैसे धार्मिक मामले होते थे उनके ऊपर अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर था, कोई भी याचिका दायर कर सकता है। अब हम लोग आते हैं 1786 का राज्यलेखा। तो इसमें क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में जो परिषद थे उनके निर्णय को निरस्त कर, यानी कि गवर्नर जनरल जो था उसके जो 3 परिषद रह चुके थे 1784 के अधीन के अंतर्गत क्या किया गया कि जो 4 परिषद थे उनको 3 कर दिया गया, और जो 3 मतलब निर्णय लेते थे उनको क्या किया गया कि निरस्त, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता था वो गवर्नर जनरल उनको निरस्त मतलब कि फेल कर देता था, उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये प्रावधान लाया गया 1786 में। तो इसने कहा कि मैं अपना ही निर्णय लागू करूंगा और इससे मुझे अधिकार प्रदान किया जाए। तो 1786 में अधिकार उसको मिल चुका है और गवर्नर जनरल को
सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई हैं। तो गवर्नर जनरल जो है वो अगर कोई भी लड़ाई है अगर लड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, केवल उसे क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे केवल अनुमति लेना पड़ेगा, जो कि 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। अब आते हैं हम लोग 1793 का राज्य लेखा। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहा गया है, और कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग का चार्टर एक्ट स्टार्ट होता है 1793 से। यहाँ पे बताया गया है 1793 में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे उसमें क्या किया गया कि अधिकारियों का जो वेतन है भारतीय को उससे मिलना चाहिए। अब पहले तो इनको ब्रिटेन से मिलता था, लेकिन अब क्या किया गया कि प्रावधान किया गया कि इंडिया से ही ये पैसे इनको दिए जाए, इंडिया से ही इनका वेतन दिया जाए, और इनके जो कर्मचारी और सदस्य होते थे इनको भी जो वेतन मिलना चाहिए वो भारत के वेतन से ही मिलना चाहिए, भारतीय कोष से ही मिलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 1813 का राजलेखा है ये। इसमें है कि कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करके व्यापार के अधिकार को बनाए रखा गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपनी है उस पर अब भारत पे पूरी तरह एकाधिकार वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी पैसा कमा रही है, और जो हम लोग के जो दूसरे व्यापारी हैं, इंग्लैंड के ही दूसरे व्यापारी हैं, उनके हाथ में कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा है, वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या किया गया कि भारत में और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था कि केवल और केवल आप ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना व्यापार कर सकती हैं भारत पर, जो कि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। इस पे अब क्या होगा कि भारत पे दूसरे भी अंग्रेज व्यापारी आएंगे और यहाँ पे व्यापार अपना स्थापित करेंगे, वो भी दिन जो दुगनी रात चौगुनी पैसा कमाएंगे। तो इनका जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो छीन लिया गया, और यहाँ पे बताया गया है चाय के साथ आप एकाधिकार ले सकते हैं और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रखना है, और एकाधिकार का मतलब मैंने ही बता ही दिया है, तो आप लोग को याद रखना है एकाधिकार का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे और भी आप लोग याद रखना है 1793 में भी 20 वर्ष बढ़ाया गया, जो कि 1813 में आया। 1813 में भी 20 वर्ष बढ़ाया जाएगा तो 1833 आएगा, तो याद रखना है। तो 1813 में ही आप लोग को याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुज्ञा प्रदान की थी। तो यहाँ पे 1813 के अनुसार ही आप लोग को याद रखना है ईसाई धर्म के जो मिशनरी होते थे, हेड होते थे, उनको क्या किया गया कि भारत में भेजा गया धर्म प्रचार के लिए, और उनको आज्ञा दिया गया कि आप भारत में भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नया रूल लाया गया, इस रूल का नाम है भारतीयों की रूल लाया गया है, जिस पे भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान लाया गया। यानी कि आपको क्या करना है कि 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करना होगा। तो 1813 में आप लोग को ये याद रखना है। अब हम लोग आते हैं 1833 में। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है, और यहाँ पे बताया गया है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके जो 4 सदस्य थे उनको अब क्या किया गया कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो पहले भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ पे जो एकाधिकार मिला हुआ था चाय और चीन के साथ, उसे भी खत्म कर दिया गया यहाँ पे 1833 में, और भारत के साथ तो पहले ही एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है 1813 में ही। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। अब क्या किया गया 1833 में ही, अब कंपनी का जो कार्य है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। तो व्यापार तो अब दूसरी कंपनी भी कर सकती है यहाँ पे, अब केवल यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर शासन करना रह गया था, और इसी समय संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई थी। तो इतना आप लोग को याद रखना है। और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, और जिसके आधार पर 1843 में
दास प्रथा का उन्मूलन मतलब कि दास प्रथा समाप्त कर दिया गया 1843 में। तो इतना बातें याद रखना है कि 1833 के अधीन ही आप लोग को याद रखना है भारत में जो दास प्रथा चली हुई थी उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का भारत में सभी प्रचलित रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ रूढ़ी या कुछ रूढ़ी प्रथाएं हुआ करती थी, इनके ऊपर क्या किया गया कि एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग मतलब कानूनी आयोग। तो इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले जी थे, क्योंकि पहली जो प्रथाएं थी वो थोड़ा रूढ़ टाइप की थी, जैसे कि नर बलि देना, जैसे कि सती प्रथा, तो कुछ रूढ़ प्रथाएं थी। तो इनके ऊपर क्या किया है कि एक विधि आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले जी थे। अब यहाँ पे क्या मैंने जो बताया था कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो एकाधिकार का मतलब मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को एकाधिकार का मतलब समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि जो चाय और चीन के साथ है वो भी एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे भी दूसरे ब्रिटिश व्यापारी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अब 1833 में एक और याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो तो अभी भी है, लेकिन उनका जो सदस्य था, सदस्य संख्या पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार एक घटा करके 3 कर दिया गया था। पहले 4 हुआ करते थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि एक घटा दिया गया। तो आप लोग को ऐसे याद रखना है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया और वहाँ पे जो इसके सदस्य हुआ करते थे वो 4 हुआ करते थे और इनका जो कार्यकाल होता था, जो सदस्य हुआ करते थे, इनका 4 साल हुआ करता था। अब बात करते हैं उनका जो संख्या है वो संख्या घटा कितना, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उनका संख्या घटा हुआ है, घट करके 3 हुआ है। पहले वो 4 हुआ करते थे लेकिन अब 3 हो गया। फिर 1833 में आते आते उस जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घटा करके 3 किया गया था, तो उसी संख्या को अब 4 कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके परिषद जो थे सदस्य परिषद, उसकी संख्या अब 4 कर दी गई है। अब हम लोग आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इसमें क्या हुआ था, तो कंपनी के जो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का व्यवस्था किया गया। तो 1853 से पहले हुआ क्या करता था कि मौखिक रूप पे लोग देख लिया करते थे कि हाँ अगर आप सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं। तो जैसे हजाम हुआ, हजाम ने क्या किया कि अंग्रेज सबको बहुत मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनसे बोला कि हाँ आप हमको रख लीजिए, हम आप ही के अधीन काम करेंगे। तो ऐसे पहले प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुआ करती थी, मौखिक रूप पे कोई भी रख लिया करता था अंग्रेज। लेकिन अब क्या किया गया कि यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया। यहाँ पे अब आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कुक में अगर जाते हैं तो आपको खाना बनाने का एक परीक्षा देना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चुना जाता था। अब 1853 के ही अधीन ये व्यवस्था लाई गई जो कि अभी तक हमको लगता है चला है, प्रतियोगी परीक्षा। अब हम लोग बात करते हैं 1854 का। 1854 में यहाँ पे बताया गया भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पे ये हम लोग का आज लास्ट यहीं तक मैं रखूँगा, कंपनी का शासन तक ही मैं रखूँगा। इसके बाद मैं लाऊंगा ताज का शासन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये वीडियो है, मेरा ये जो वीडियो है इससे आप लोग लाइक कीजिए और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी ऑफिशियल उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूँगा जिससे आप सभी को आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, 3 दिन 4 दिन मैंने केवल इस पे बोला है, इसको मैं पढ़ा हूँ 3-4 दिन तक, तब मैंने इतना ज्ञान लिया है और उसके बाद मैं आप लोग के साथ ये ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसमें मेरा बहुत मेहनत लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी ग्रुप मेंबर में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं वहाँ पे इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।